गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस जेके पर। आज का वीडियो किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमेशा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डायरेक्शन में लिखा हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि दिए गए उनके सेंटेंस में से किसी न किसी पार्ट में एरर है, और यदि किसी में एरर नहीं है तो उसका आप आंसर सेलेक्ट करेंगे नो एरर वाला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इसे हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग द एरर का मतलब होता है कि दिए गए सभी प्रश्नों के ऑप्शन में से हमको एरर को ढूंढना होता है, स्पॉट करना होता है, यानी कि सर्च करना होता है, ढूंढना होता है। जिस पार्ट में हमारा एरर होता है वही पार्ट हमारा आंसर कहलाता है। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो है कि हर एक ऑप्शन को पढ़ते चलें और एक एक करके मैच कराते चले, देखते चले कि किसमें एरर है या किसमें नहीं है। जिस पार्ट में एरर हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी नो एरर। तो यहां पर है जस्ट एज, मतलब कि जैसे ही आई वॉज एंटरिंग द रूम, मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था। द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी, परिवार यानी कि फैमिली एक पार्टी के लिए जा रही थी। यहां पर प्रॉब्लम यह है डियर कि जस्ट एज यहाँ पे कोई एरर नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी कोई एरर नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड में द फैमिली वाज गोइंग फॉर ए पार्टी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गोइंग फॉर ए पार्टी यानी गो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद उसका यदि ऑब्जेक्ट निश्चित स्थान है, निश्चित प्लेस है, तो उसके पहले हमारा जो प्रीपोजिशन लगता है वो यहाँ पर टू लगता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर दिया है और यही आपका गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आपका 3 नंबर पे, फॉर के स्थान पर टू होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन जून 26। यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है और होता है ये भी है स्पॉटिंग एरर का ही। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग पार्ट में दे दिया है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 करके दिया है, उसी सेंटेंस के कुछ पार्ट हैं। पहले में दिया ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स, सेकंड वाले में इसमें दे दिया नो एरर, थर्ड वाले में दिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26 और फोर्थ में दिया है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट। इन चारों में से हमको ढूंढना है कि किसमें एरर है। अगर किसी में है तो सेकंड वाला होगा नो एरर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते हम लोग चेक करते हैं। द इंटरनेशनल डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अगेंस्ट यानी किसके विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स इज ऑब्जर्व्ड, यानी इसको ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को, 26 जून को। तो ड्रग अब्यूज ठीक है एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स, इलिसिट ट्रैफिकिंग्स ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके लिए यहाँ पे वो सदैव सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे एस लगा के वो गलती कर दिया गया है। तो यहाँ पर इलिसिट ट्रैफिकिंग्स के स्थान पर हम अगर ट्रैफिकिंग में से एस को हटा दें तो वहीं पर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसी में हमारा एरर है। तो कहाँ पर हो जाए, कौन से ऑप्शन में दिया है, ये फर्स्ट वाले में दिया है ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स, यही आपका एरर होगा, यानी कि हमारा आंसर नंबर रहेगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, यानी जो नई डिवाइस है वह शॉर्ट सर्किट के जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, उसको कम करने पर वो उद्देश्य देता है, यानी कि वो उसी पर वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर डियर एरर ये है जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि सर्किटिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट आपका है एक एडजेक्टिव
और सर्किटिंग आपका है एक नाउन, क्योंकि नाउन के पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो सर्किटिंग में प्रॉब्लम आईएनजी का है, अगर इसमें से हम आईएनजी हटा दें तो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि होना चाहिए द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। और अगर नहीं दिया है तो यही हमारा आपका आंसर होगा। और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीएचएसएल 10+2 डीईओ एंड एलईडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क 2014 में, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है 2014 में सीएचएसएल के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द ब्यूटीफुल यंग गर्ल जंप्ड इन द रिवर इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन। द ब्यूटीफुल यंग गर्ल यानी कि जो सुंदर है और नौजवान लड़की है, वो जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गई, छलांग लगा दी या जंप कर गई। इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के स्टेट में। तो यहाँ पर डियर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है आपका फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन है, जो जंप्ड इन के स्थान पर हमको लिखना चाहिए जंप्ड इनटू द रिवर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहीं पर गतिमान अवस्था में कहीं में प्रवेश करती है तो उसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, और पहले से कोई चीज अगर कहीं में विद्यमान है तो वहां पर इन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जंप्ड इनटू द रिवर होगा, न कि इन द रिवर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। तो ये क्वेश्चन देखते आपको पता चल गया कि इसमें एरर क्या है। आइए देखते हैं। लुक एट व्हाट यानी कि लुक एट, उधर देखो, व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं, एंड डू, और वह करो, लाइक आई डू। तो लाइक ना होकर होगा क्या, यह तो होगा एज आई डू, और यह तो होगा यही सेम वाला व्हाट यहां पर आ जाएगा, यानी कि यह तो व्हाट होगा, यह तो एज। हम ऐसे कह सकते हैं लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू व्हाट आई डू, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो लाइक के स्थान पर हम एज या व्हाट लगा सकते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं उसे देखो, एंड डू व्हाट आई डू, और उसे करो जो मैं करता हूं। तो यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट सीबीई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है 6 to 10। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन ब्रैकेट्स, यानी कि सभी क्वेश्चन के सेंटेंसेस में सेंटेंस के कुछ पार्ट जो ब्रैकेट में दिए हैं, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन टू द ब्रैकेट्स पार्ट व्हिच विल इंप्रूव द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस के ब्रैकेट में दिए गए पार्ट है वह दिए गए ऑप्शन से इंप्रूव हो सकता है यदि उसमें कोई एरर है तो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट, यानी उसी के अकॉर्डिंग विकल्प को चुनना है। इन केस नो इंप्रूवमेंट, यदि पूरे सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो चूज नो इंप्रूवमेंट, यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दिया गया जो सेंटेंस है उसमें जो पार्ट में एरर हो सकता है उसको ब्रैकेट में कर दिया है। हो सकता है यानी जरूरी नहीं कि हो ही एरर, अगर होगा एरर तो किसी न किसी ऑप्शन में से उसमें से एक वहां पर रख देंगे और सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस को सुधार दिया जाएगा। लेकिन यदि वह पहले से करेक्ट होगा तो हम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो इसमें लिखा होगा नो इंप्रूवमेंट, या कभी कभी लिखा होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, किसी एग्जाम में देता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इस हिसाब से हम लोग फिल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन है आपका कंडीशनल सेंटेंस का। सेंटेंस यह कंडीशनल होने के साथ साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन भी है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन या फिर कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। यदि आप लोग चाहें तो ये हमारा वीडियो देख सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का बनाया हुआ है, तो उसमें है ये रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि इफ क्लाज को हम लोग दूसरे शब्दों में सबऑर्डिनेटिंग क्लाज भी कहते हैं, इफ क्लाज हो और इधर इसको हम लोग तो क्लाज बोलते हैं तो प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्य में जब निकालेंगे तो इसके बाद यहाँ पर कॉमा के स्थान पर हम हिंदी में तो लिखेंगे। आइए देखते हैं।
कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2 कहता है कि इफ वाले क्लास को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और तो वाले क्लास को फ्यूचर में ले जाते हैं। तो यहाँ पर विल हटाकर यदि गेट कर देंगे तो सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एरर ये है कि ऑप्शन जो ब्रैकेट में विल गेट दिया हुआ है ये विल गेट ना होकर आएगा सिर्फ गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी द मटेरियल वर्ड फॉर वर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर द टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी, यानी कि अध्यापक ने उसे कॉपी करने के लिए कहा। क्या कहा? क्या कॉपी करने के लिए? द मटेरियल वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि मटेरियल को कॉपी करने के लिए कहा। वर्ड फॉर वर्ड यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, यानी कि शब्दशः अध्यापक ने उससे शब्दशः मटेरियल को कॉपी करने के लिए कहा। तो यहाँ पर हमारा नो एरर है क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड आपका करेक्ट फ्रेज होता है, ये आपका करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा 2 सेकेंड वाली, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, टू कंटेक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड। टू कंटेक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंटेंस ही आपका पूरा इनकरेक्ट है, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मेन वर्ब होगा प्लस अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर टू कंटेक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड आपका गलत है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। द डॉक्टर वर मेड अटेम्प्ट्स टू कंटेक्ट। अब द डॉक्टर वर मेड, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो डॉक्टर है वो आपका लिविंग है, अब लिविंग कभी बनाया नहीं जाता है। द डॉक्टर वर मेड, डॉक्टर को बनाया गया नहीं, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सेकेंड वाला द डॉक्टर वर अटेम्प्ट्स, अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है तो वर के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब के बाद अटेम्प्ट्स दिया है जिसकी वजह से ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो बचा आपका केवल थर्ड वाला, यानी कि अटेम्प्ट्स वर मेड, यानी कि अटेम्प्ट्स को बना दिया गया टू कंटेक्ट द डॉक्टर। किस लिए बना दिया गया? डॉक्टर से कंटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 6 अभी हम लोगों ने देखा था वो लगभग मैच कर रहा है, यानी कि ये भी एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है आपका, और क्वेश्चन नंबर 9 भी कंडीशनल सेंटेंस को मैच करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपके हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन, यानी कि ये कंजक्शन चैप्टर का कंडीशनल सेंटेंस भी है। प्रोवाइडेड मीन्स होता है यदि या बशर्ते। प्रोवाइडेड को कई तरीके से हम लोग जान सकते हैं। प्रोवाइडेड को जैसे हम लोग कह सकते हैं इफ, इसके इक्वल टू हो सकता है इन केस, इसके इक्वल टू हो सकता है सपोज, सपोज दैट, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट। ये सभी कंजक्शन ऐसे कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही 9 में मैच कर रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है यदि हम सेंटेंस को पलट दें, प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड और बाद में कॉमा लगा के लिखें आई विल बाय द हाउस, इसका मतलब यदि इट इज क्वाइट साउंड, मैं इस घर को खरीद लूंगा बशर्ते यहाँ शांति रहे, आवाज न हो, शोरगुल न हो। इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस आपका सही है, प्रोवाइडेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ही सा लुकिंग थ्रू द विंडो, उसने देखा खिड़की से की तरफ से देखते हुए। पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। सी लुकिंग थ्रू, यानी कि एक वर्ब तो पहले से है सा और दूसरा हो गया लुकिंग थ्रू, ये दूसरा फ्रेजल वर्ब, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट में पूरा है तो पूरे को हम लोग को क्या करना है, इंप्रूव करना है दिए गए ऑप्शन 1 2 3 4 से। तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन से होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ही सा द बेगर लुकिंग थ्रू द विंडो स्टैंडिंग राइट डाउन देयर। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस का जो सिंटेक्स होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2,
ही कॉमा लुकिंग थ्रू द विंडो कॉमा saw the beggar। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्योंकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और saw the beggar वो आगे देके गया, बीच में दिया लुकिंग थ्रू द विंडो। ये है आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो बचा आपका केवल एक ही थर्ड वाला लुकिंग थ्रू द विंडो, यानी कि खिड़की से देखते हुए। ही saw the beggar, उसने एक भिखारी को देखा। भिखारी क्या कर रहा था? स्टैंडिंग राइट देयर, वहां पे खड़ा था। तो आपका आंसर नंबर आपका होगा थर्ड वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन 11 to 15। द सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड, यानी कि फिल इन द ब्लैंक का ये सेंटेंस दिया गया है विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड बिलो, यानी कि 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि करेक्ट विकल्प को चुनिए। तो फिल इन द ब्लैंक सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति किया जाता है दिए गए ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आई डॉट 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 है वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन फिल करने के लिए कैन, शुड, वुड, माइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा मॉडल वर्ब का, जिसमें मैंने पढ़ा था विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, और सिंग मॉडल के बारे में मैंने बताया था नीड और डेयर का प्रयोग। तो उसको आप वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर मैंने एक चीज बताया था कि यहाँ पर जो फिल करना है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वुड, क्योंकि वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। तो वुड लाइक टू का मतलब होता है कि किसी चीज को करना चाहना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो विश की बात किया जा रहा है, विश यानी इच्छा प्रकट करने की बात। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं होगा, शुड का नहीं होगा, केवल वुड का होगा और माइट का भी नहीं होगा। तो हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू रीड दिस बुक, ऐसा सब कुछ बोलते हैं हम लोग। तो आई वुड लाइक टू यानी कि मैं ये करना पसंद करूंगी या मैं ये करना चाहूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 वी डॉटेड है रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि यहाँ पर दिया जाएगा कि हम अपनी माता पिता और अध्यापकों का सम्मान कर सकते थे, कर सकते हैं, कि करेंगे या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए में हैव टू, विल, शैल, ऑट टू। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको जरूरी है मॉडल का शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग पढ़ना। जैसे हमने कहा शुड, शुड, ऑट टू और मस्ट, इन तीनों को अगर हम हिंदी में देखें तो कह सकते हैं ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ना प्लस चाहिए लिखा हो तो हम कह सकते हैं शुड का प्रयोग, ऑट टू का प्रयोग या मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बट इसके अलग अलग कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या? जैसे कि हम लोग शुड का प्रयोग नॉर्मली हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं। शुड का प्रयोग जैसे उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, कुछ भी लिख सकते हैं। बट यदि हमको ऑट टू का प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग हम लोग विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस के लिए करते हैं। ईश्वरीय बाध्यता अगर जहां पर हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग ऑट टू का प्रयोग, OUGST, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि अपने माता पिता और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है? विनम्रता का भाव है। यहाँ पर हम लोग ऑट टू का ही प्रयोग करेंगे। और तीसरा होता है मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट का प्रयोग जैसा सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है कंपल्सन, यानी कि हर हाल में जरूरी। जब कोई कार्य किसी भी तरीके में, हर हाल में, किसी भी सूरत में करना ही करना पड़े, हर हाल में जरूरी हो, तो यहाँ पे हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए ऑप्शन नंबर 4 को, आप दिए गए ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू डॉटेड, यानी कि टू के बाद क्या आएगा? एबल टू क्या? 4 ऑप्शन दिए गए, बाइक आउट, बाइक अप, बाइक इन और बाइक इट। 4 वाला ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है बाइक इट, ये तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये वर्ब नहीं है, मतलब फ्रेजल वर्ब है, कोई नहीं है 4 वाला। तो इसके पहले जो 1 2 3 ऑप्शन में दिया है, तो बैक आउट फर्स्ट वाले में है, इसका मतलब होता है अपनी बात से मुकरना या अपनी बात से पीछे हट जाना।
तो यहाँ पे यही वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट, एक बार वह एग्रीमेंट पे साइन कर चुका है, ही वॉन्ट बी एबल टू बैक आउट, यानी कि वह अब अपनी बात से मुकरने योग्य नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2 है, उसका हिंदी होगा जो कि बैकअप लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी कि सहायता देना। आगे है बैक इन और बैक इट, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपका 3 और 4 वाला बिल्कुल गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सी डॉटेड अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 है पुट ऑन, ऑप्शन नंबर 2 है पुट इन, 3 है पुट अप और 4 है पुट अक्रॉस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं पुट ऑन, जो फर्स्ट वाला है उसका मतलब होता है कपड़ा पहनना। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं। सी अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंत में शॉर्ट अपीयरेंस क्या होता है, तो पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। आइए सेकंड को देखते हैं पुट इन। तो पुट इन का मतलब किसी स्थान पर समय बिताना। यह आपका सेंटेंस के भाव के हिसाब से सही लग रहा है कि पुट इन का मतलब होता है किसी स्थान पर समय बिताना, किसी भी बात पर विचार करने के लिए प्रस्तुत करना, यह होता है पुट अप। और 4 नंबर है पुट अक्रॉस, जिसका मतलब होता है किसी को कोई बात समझाना। पुट अक्रॉस का मतलब होता है किसी को कोई बात समझाना। यहाँ पर आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर पुट इन वाला। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसका मतलब होगा द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। कन्विक्ट मतलब होता है दोषी या अपराधी, यानी कि अपराधी ने क्या किया, अपने आप को जस्टिफाई पूरी तरीके से किया। बट द जज, किंतु न्यायाधीश, लुक्ड, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला, लुक्ड एट हिम, यानी कि उसकी ओर देखा, एंड फाउंड हिम गिल्टी, और उसे दोषी पाया। यही आंसर आपका होगा। और आपको ये भी जानना होगा कि लुक के साथ अगर अराउंड का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा इसका हिंदी। तो लुक अराउंड का मतलब होता है, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा अच्छी तरह से देखना। नेक्स्ट है आपका लुक थ्रू, जो आपका सी वाले में दिया हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में सी वाले में दिया लुक थ्रू। तो लुक थ्रू का मतलब होता है रीड क्विकली, यानी कि जल्दी से पढ़ लेना। और एक होता है लुक टू। लुक टू मतलब होता है वॉच, यानी कि देखना, होप, आशा करना। ये दोनों होते हैं आपके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 16 डायरेक्शन, 16 to 20। In each of the following questions, a sentence has been given in active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. यानी कि दिए गए निम्नलिखित सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में दिए हैं और 4 उसके विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है, उसका पैसिव या उसका एक्टिव। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करिए, आप लोग को एक बार जरूर हमारा एक्टिव पैसिव वाला वीडियो देखिए। आप यकीन करें कि आप लोग को केवल मात्र 2 लाइन का फार्मूला पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में अधिकतम, चाहे भले ही 2-4 लाइन का ही हो, 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को पल भर में सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको चूंकि इसको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको इसको अगर वीडियो देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे मात्र 2 लाइन के फार्मूले से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। तो आपको पता होगा कि आपका ये है हमारे वीडियो के हिसाब से, हमने जो आपको वीडियो बनाया उसके हिसाब से ये हैव टू आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड, जिसका मतलब ये रेस्ट ग्रुप है। और रेस्ट ग्रुप के बाद हमेशा होता है हैव टू बी। तो हमको सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन में हैव टू बी दिया हो या हैज टू बी, तो हम उसको मान लेंगे कि वही हमारा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है दिस हैज बीन डन, दिस इज बीइंग डन, दिस वाज बीइंग डन, सब गलत है। यहाँ पे हो जाएगा दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैव टू डू लिखा है। तो हैव टू यहाँ पे रेस्ट ग्रुप होता है, और रेस्ट ग्रुप हमने आपको बताया है कि हैज टू हो, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ऑट टू, विल, शैल, कुड, जितने भी मॉडल्स होते हैं सभी आपके रेस्ट ग्रुप होते हैं। तो जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके जस्ट बाद हम बी जोड़ देते हैं। और आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये आप हो जाएगा हैज टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है डन। तो आपका आंसर नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। तो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको जैसा कि पता है कि सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव में, यानी कि सब्जेक्ट आपका है वन
कैन आपका है आपका मॉडल वर्ब यानी कि रेस्ट ग्रुप, और एक्सपेक्ट आपका है वर्ब, और चिल्ड्रन है आपका क्या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम तुरंत बना लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वन, तो बाई लगा के वन लिखें या न लिखें दोनों चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई सब्जेक्ट वन हो, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, तो इसको हम चाहे तो पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्ट है आपका चिल्ड्रन, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। और कैन क्या है रेस्ट ग्रुप है, तो कैन और नॉट तो रहेगा ही रहेगा, तो कैन नॉट बी होगा, और हमको चेक करना है कि किस में दिया गया है। और वर्ब है एक्सपेक्ट, तो हो जाएगा एक्सपेक्टेड, तो हो जाएगा चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी है चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में भी है चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। आगे है क्या टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, और इसमें दिया टू बी अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स सी थर्ड वाले में, तो आपका ये थर्ड हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका मतलब है आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस टू बिहेव प्रॉपर्ली। आवर पेरेंट्स हैव टॉट, अब हैव टॉट यहाँ पर हैज हैव हैड के साथ कोई आपका थर्ड फॉर्म है, तो आपका ये हैव ग्रुप होता है, तो इसके साथ हम केवल बीन जोड़ देते हैं। तो आवर पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, और अस क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट होता है वी, यानी तो वी से शुरुआत होगा, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब हैव, तो वी के साथ हैव लगता है, तो हैव, और चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हैव ग्रुप है, तो हैव के साथ हम बीन जोड़ देंगे, और बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा वी हैव बीन। तो देखिएगा जरा किस ऑप्शन में दिया है, न तो 1 में मिल रहा है, न तो 2 में मिल रहा है, न तो 3 मिल रहा है, बल्कि 4 मिल रहा है। वी हैव बीन टॉट टू बिहेव प्रॉपर्ली बाय आवर पेरेंट्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गगन नारायण विजय ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वन वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या ब्रोंजे मेडल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इन द लंदन ओलंपिक्स ये आपका क्या है प्लेस एडवर्ब है। तो इसमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें, तो हम ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट ब्रोंजे मेडल्स। तो ब्रोंजे मेडल्स किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 4 7 दिया है। और वन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगा देते हैं। तो ब्रोंजे मेडल्स, ये मेडल्स क्या है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वाज में हो के वर होगा। तो वर देखिए किस ऑप्शन में दिया है थर्ड वाले में, तो यानी कि हमारा आंसर होगा थर्ड। ब्रोंजे मेडल्स वर won by गगन नारंग एंड विजय इन लंदन ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हियर, मैं उसे यहाँ लाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है हिम, हियर आपका प्लेस एडवर्ब है, और आपका चूंकि टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग टू से हमको लग रहा है ये रेस्ट ग्रुप हो गया। तो एम गोइंग टू ये पूरा मिलाकर आपका रेस्ट ग्रुप हो गया। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे रेस्ट ग्रुप में केवल और केवल हम लोग जोड़ते हैं बी, केवल बी जुड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। तो जरा देखिए कि किसमें दिया है, अच्छा हिम का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ही के साथ एम नहीं लगता इज लगता है, तो ही इज हो जाएगा। तो ही इज गोइंग टू बी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है सेम रहेगा, क्योंकि रेस्ट ग्रुप इसके साथ बी जोड़ेंगे। तो किस ऑप्शन में दिया है देखा जाए तो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, सॉरी 3 में है, और ही इज बी 4 में नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या ही इज गोइंग टू बी ब्रॉट हियर, ही इज गोइंग टू बी ब्रॉट हियर बाय मी, यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 25 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैव बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect, direct, and mark your answer sheet. तो इसका कहने का मतलब है मुख्य प्रश्नों में कुछ प्रश्न डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट दोनों में से किसी एक में दिए गए हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बेस्ट एक्सप्रेस सेलेक्ट करना है जो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो, और अगर इनडायरेक्ट हो तो उसका डायरेक्ट दिया गया हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। द कैप्टन सेड टू हिज मेन, यानी कि कैप्टन ने अपने लोगों से या अपने आदमियों से कहा स्टैंड एट ईच, तुरंत खड़े हो जाएं। तो कैप्टन ने कहा तो इसका मतलब है क्या कमांड किया होगा, ऑर्डर दिया होगा, अर्ज तो करेगा नहीं। तो जैसा कि हम लोग इसमें पढ़े हैं कि
ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसका सब्जेक्ट द कैप्टन है, वर्ब है आपका सेड। तो सेड को हम लोग अपने भाव के अनुसार, ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया अर्ज्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वांटेड, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है टोल्ड, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कमांडेड। तो भाव के अनुसार हमारा होगा क्या, द कैप्टन सेड टू हिज मैन, तो यहाँ पर जाएगा द कैप्टन कमांडेड हिज मैन। क्या करने के लिए, स्टैंड ईच। यहाँ पर देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या जोड़ देते हैं, कंजक्शन टू के साथ, कॉमा नोटेड कॉमा हटाते हैं और कंजक्शन टू को जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, शी सेड टू हर टीचर, उसने अपने अध्यापक से कही। आइए देखते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वो पहले हो, बाद में भी आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, शी एडमिटेड टू हर टीचर, to her teacher she was admitted, she admitted losing her book, she said to her teacher। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है सही, ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। तो बच्चे कौन कौन से, 1 और 4। तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं she admitted to her teacher और she said to her teacher। यहाँ तक तो दोनों में लगभग लग रहा है कि सही है। अब आगे क्या है, कॉमन नोटेड कॉमा हटता है, दैट लगेगा, दोनों में आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे प्रोनाउन से। प्रोनाउन इसमें लिखा है आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये बनता है किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पर हम आई के स्थान पर क्या करेंगे, सी को लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर आई को आई ही रहने दिया गया, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर सी वाला ही आपका सही होगा। और टेंस है आपका लॉस्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, ये जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में शी हैड लॉस्ट हर बुक द प्रीवियस डे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ही सेज दैट ही इज वेरी सॉरी, वो कहता है कि वह बहुत दुखी है। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स, यह आपका इनडायरेक्ट में दिया है, हमको खोजना है डायरेक्ट। तो सेज से लग रहा है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में रहने से हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रोनाउन को छोड़ के। तो आइए चेक करते हैं। तो ही सेज है तो हम उसको क्या बनाएंगे, ही सेज ही रहने देंगे। तो ही सेज को हमने ही सेज ही रहने दिया, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड वाले में ही, बाकी किसी में दिया नहीं, सब में दिया सेड या टोल्ड। आपका सेकंड ही सही है, ही सेड। और दैट को हटाएंगे तो कॉमा नोटेड कॉमा लगता है। और ही इज वेरी सॉरी, तो ही आपका प्रोनाउन बना है, तो यहाँ पर हो गया क्या, आई एम वेरी सॉरी। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही को उसने ही में कर दिया है, तो बिल्कुल सही। तो आई एम वेरी सॉरी। और टेंस आपका नहीं बदला है, इज यहाँ पे एम यहाँ पर है, बिल्कुल टेंस सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड द बॉस टू लेट हिम गो ऑन विद हिज प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी आपका इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही रिक्वेस्टेड द बॉस, उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया, यानी कि ही सेड हो जाएगा, ही सेड टू द बॉस। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया है और ऑप्शन नंबर 3 में भी दिया है। तो यहाँ पर जाएगा ही सेड टू द बॉस। आगे चेक करते हैं, टू लेट हिम गो ऑन विथ हिज प्रोजेक्ट, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से देखा जाए तो यू बेटर लेट मी, ये आपका गलत हो गया क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस यू से शुरुआत होता ही नहीं है। तो लेट मी वाला आपका सही होगा, ये आपका करेक्ट होगा। तो जब लेट मी गो ऑन विथ माय प्रोजेक्ट प्लीज, तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं, 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये तो आपका सही है। रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है या तो यस नो टाइप का और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप का। यदि डब्ल्यूएस टाइप होता है तो जो कंजक्शन होता है WH वर्ड, और यदि यस नो टाइप होता है तो उसका कंजक्शन हम या तो इफ या तो वेदर का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल ये तो WH टाइप का, इसको देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आपको पता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप का है तो यहाँ सेड या सेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई एक होगा।
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। और आपका कंजक्शन बनेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WH वर्ड है वाई, तो वाई आपको दोनों दिया है। आगे पता है कि डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो यू को पहले लाएंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है, जो बनेगा आपका इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यानी कि सिंगुलर होगा ही, तो ही आपके दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे ये डू जाता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड ना हो के वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो डिस्टर्ब को हम डिस्टर्ब कर देंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ही डिस्टर्ब द क्लास। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर होगा। ये हैड डिस्टर्ब हो गया ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको देखना चाहें तो बार बार इसको देखकर पॉज करके आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर एक्सरसाइज करें और आप इस पर बने रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।